बोलिए नहीं, आपस से बात नहीं करिए। इक्विवेलेंट वेट निकालने की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट टर्न पे। इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते थे, तो रिएक्शंस अपने को कैसी कैसी मिलेंगी? 2 या 3 टाइप की रिएक्शन देखने को मिल सकती है। एक टाइप तो मिलेगा अपने को डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को। स्पेलिंग सही लिखी है देखिए। दूसरा मिलेगा हमको टाइप, एक टाइप तो डिस्प्रपोर्शनेशन है जिसमें मान लीजिए ए कन्वर्ट हो रहा है बी और सी स्पीसीज में, ए का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ए का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसा अगर केस हमको मिलता है तो दोनों से एन फैक्टर निकालेंगे। दोनों से क्या करेंगे, एन फैक्टर निकालेंगे। एक को एन फैक्टर n1 मान लीजिए, दूसरे को अगर n2 मान लेते हैं, तो इस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में EM निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय n1 करेंगे प्लस मोलर मास डिवाइडेड बाय n2 करेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन का अगर कोई भी एग्जांपल अपने को दिखता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा और दोनों के हिसाब से n1 n2 अलग अलग आएंगे और मोलर मास डिवाइडेड बाय n1 और फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय n2। हाँ, पहले वाले को भूल जाएंगे, अब नया अपन कर रहे हैं ना, मतलब चीज तो वही है पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा हमने। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ये रूल है। अभी इसका एग्जांपल एक लेते हैं फिर बात करते हैं। फिर दूसरी चीज अपने को रिएक्शन मिलेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मान लीजिए आपको रिएक्शन में दो प्रोसेस दिख रहे हैं, दो चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं और आपको दिखाई दे रहा हो कि दोनों स्टेप में मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक रिएक्शन का फॉर्मेट आपको दिख रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन दिख रहा है और दूसरे में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप दोनों में अगर ऑक्सीडेशन दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और सेकेंड स्टेप में कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा एन फैक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद EM निकालने के लिए हम लोग मोलर मास डिवाइडेड बाय ये एन फैक्टर करेंगे। अभी दोनों के एग्जांपल लेते हैं। तीसरी चीज आपको मिल सकती है कि दोनों चीजों का रिडक्शन हो। एग्जाम्पल आप ऐसा देखें जिसमें 2 स्टेप हो रहे हो और दोनों स्टेप में क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। फर्स्ट स्टेप में भी और सेकंड में भी आपको रिडक्शन दिख रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे जब दोनों प्रोसेस सेम हो रहे हैं तो जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप क्या करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रोसेस में देख लो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड प्रोसेस में भी देख लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल आएगा अपना, एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालते हैं इसमें और फिर यहाँ पे भी इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर्स। कहाँ, हाँ बीच में प्लस है। अभी तीनों के एग्जाम्पल लेते हैं। स्पेशल वाला कौन सा लिया था मैंने देखा नहीं, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन था।
और एक और टाइप अपने को देखने को मिल सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला टाइप है अपना क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का एक एग्जांपल जो पॉपुलर वाला है वही ले लेते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के जोड़ देंगे, हाँ दोनों में अगर गेन हो रहा है तो दोनों के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, वही एन फैक्टर बनेगा, मोलर मास से डिवाइड कर दो एन फैक्टर में, एन फैक्टर से, तो आपको ईएम निकल आएगा उस स्पीसीज का, जिसका भी निकालना ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। नोट हो गया ऑनलाइन बच्चों? जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे बात समझ में ना आने वाली। हो गया? अब हम लोग पहला केस ले रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या एग्जांपल लिया था हमने? P4 था, NaOH ले रहे थे उसके साथ, और क्या H2O भी लिया था, H2O भी ले लिया था। तो एक स्पीसीज बनी थी PH3 और दूसरा क्या बना था, NaH2PO2, है ना, यही बना था। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या नाम है इसका? 12th में जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिएक्शन आएगी, नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शन होगी। इस गैस को बोलते हैं PH3 जो बनता है, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। NH3 को बोलते हैं अमोनिया, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। फॉस्फोरस जब रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में वाटर से, NaOH से, तो फॉस्फीन गैस बनाता है और NaH2PO2 बनाता है। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन है? आपको पता लगेगा कैसे, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, PH3 में देखोगे तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ जाएगा। तो 0 से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, -3 पे। तो इस पार्ट में हो रहा है रिडक्शन, ठीक। फिर अगर 0 से यहाँ पे निकालोगे आप तो क्या होगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +1 आएगा। यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालोगे तो +1 आएगा। 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4, 2 हाइड्रोजन का +2, तो बचता अपने पास क्या, -2 और +2, और ये सोडियम है तो इससे लेंगे तो यहाँ पे +1, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, P4 का ही ऑक्सीडेशन, P4 का ही रिडक्शन, इसलिए हमने इसको कौन सा नाम दे दिया, डिस्प्रपोर्शनेशन। रेडॉक्स तो है। ये बात तो सबको पहले से ही आ गई थी, सीख लिया था हमने पहले, ठीक। अब क्या करना है, जो दोनों रिएक्शन कन्वर्जन हो रहा है वो लिख लेते हैं। P4 से बन रहा है PH3 और दूसरे में क्या बन रहा है, P4 से NaH2PO2। दोनों के लिए अब एन फैक्टर अलग अलग निकालेंगे। ये P4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 फॉस्फोरस के लिए निकालेंगे। यहाँ पे कितने फॉस्फोरस के लिए निकालना पड़ेगा हमको, 4 के लिए निकालना पड़ेगा। तो एक फॉस्फोरस का कितना था चार्ज, 0, तो 4 फॉस्फोरस का भी 0 ही आएगा। यहाँ पे एक फॉस्फोरस पे चार्ज था -3, तो 4 पे कितना हो जाएगा आपका, -12, -12। तो अगर यहाँ पे एन फैक्टर देखें तो 0 से -12 डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, N1 अगर इसको बोल दें तो कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, 12 आ गया। इस जगह पे निकालते हैं एन फैक्टर, देखिए तो आपका P4 से बन रहा है NaH2PO2। 4 फॉस्फोरस के लिए लोगे तो 0, और यहाँ पे 1 फॉस्फोरस का कितना था, +1, तो 4 फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, +4। तो 0 से क्या बन रहा है,
0 से क्या बन रहा है 4, यानी कि यहाँ पे n फैक्टर लोगे n2 तो कितना आ जाएगा 4, n2 ले लिया तो क्या आ गया। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या तरीका है, EM इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई N1 प्लस मोलर मास डिवाइडेड बाई N2। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था फॉस्फोरस का EM, किसका निकालना था, फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट मास निकालना था, इसलिए हमने P4 को लिया। N1 N2 हमें पता ही है तो निकाल लेंगे। अब मोलर मास N1 हो गया आपका कितना आया था 12 और N2 कितना हो जाएगा, क्लियर है बात। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में इस तरीके से चलेंगे, दोनों के लिए अलग अलग एन फैक्टर निकालिए। 4 फास्फोरस के लिए क्यों लिया, क्योंकि फास्फोरस का निकालना था और फास्फोरस में कितने एटम दिख रहे थे हमको, 4 दिख रहे थे P4, तो 4 के लिए कैलकुलेट किया अलग अलग एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई N1 प्लस मोलर मास डिवाइडेड बाई N2 कर देंगे। मोलर मास जो भी होगा फास्फोरस का आई थिंक 31 लेते हैं, तो एटॉमिक मास तो आ जाएगा 31 मल्टीप्लाइड बाई 4 P4 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत, इसमें तो पहले भी नहीं थी शायद ना, पहले भी होगा, नोट कर लीजिए सब लोग, फिर अगला एग्जांपल लिया जाए। हो गया, ये पहला था, अब दूसरा ले लेते हैं। सेकेंड वाले में हम लोग बात कर रहे हैं कि या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या दोनों स्पीसीज का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमने एग्जांपल लिया था कॉपर वाला उसी को कंटिन्यू करते हैं। CO2S प्लस MnO4 माइनस, ये वाला लिया था ना, Cu2S प्लस MnO4 माइनस गिव्स क्या बनाया था हमने रिएक्शन में, Cu प्लस 2 Mn प्लस 2 SO2 बना था ना, ठीक। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2S निकालना है। तो Cu2S निकालना है, जिस स्पीसीज का निकालना होता है इक्विवेलेंट मास उसके ऊपर ही फोकस करते हैं, अदर वाले कंपाउंड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो अब देखिए Cu2S जब रिएक्शन कर रहा है तो Cu बना रहा है कॉपर प्लस 2 और ये Cu2S भी क्या बना रहा है दूसरा कंपाउंड SO2। यहाँ पे MnO4 माइनस और Mn प्लस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किसका निकालना था Cu2S का। Cu2S किस किस में जा रहा है वो देखना है, Cu जा रहा है Cu प्लस 2 में और S जा रहा है किस फॉर्मेट में SO2, ठीक। अब मैंने आपको सिखाया था कि सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी होती है -2। तो यहाँ पे अगर कॉपर की देखेंगे इसकी -2 है, तो कॉपर की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +1, यानी कॉपर का यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, Cu2S से क्या बन रहा है Cu प्लस 2 और दूसरी रिएक्शन हो रही है Cu2S से बन रहा है SO। दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर थी +1, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +2। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन। चेंज कितने का आ रहा है, अगर हम देखें तो जितने का चेंज आता है उतने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो कॉपर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कॉपर हमने कितने लिए हैं, 1 ही लिया है। तो चेंज किसके हिसाब से देखेंगे, 2 के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे 1 कॉपर का था +1, 2 कॉपर का कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे भी 1 कॉपर का हमने क्या लिया था +2, तो 2 कॉपर का कितना हो जाएगा +4। तो चेंज कितने का आ गया, 2 यूनिट का चेंज आ गया, ठीक है। अगर 2 यूनिट बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब स्पीसीज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़े या इस तरफ जोड़े, तो चार्ज को देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज देखो, Cu2s पे कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे Cu पे कितना चार्ज है +2 का। इधर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो +2 और -2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो चार्ज शुड बी, चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 यूनिट का इंक्रीज था, तो यहाँ पे एक तो हमने प्रूव किया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा हमने क्या देखा, एन फैक्टर क्या है यहाँ पे, N1 अगर देखें तो कितना आ रहा है 2। दूसरे प्रोसेस को देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर यहाँ पे है -2 में, सल्फर किस में है, इसमें -2। अगर यहाँ पे देखोगे तो सल्फर चला जाएगा +4 में, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +4। अब सल्फर क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 तो है नहीं, कॉपर 2 था इसलिए 2 के लिए देखा था, सल्फर तो 1 ही है, तो एक ही सल्फर के लिए देखना है हमको चेंज। यहाँ पे 1 सल्फर का था -2, यहाँ पे 1 सल्फर का कितना है +4। तो अगर चेंज देखें तो कितने यूनिट का हुआ, ये बात सबको समझ आती है, 6 यूनिट बढ़ा है, -2 से -1, 0, +1, +2, +3, +4, इस पे जाएगा तो 6 यूनिट का चेंज आएगा। -2 से अगर +4 पे जाते हैं तो 6 यूनिट का चेंज है, 6 यूनिट बढ़ रहा है, यानी इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो अगर देखें तो इन दोनों चीजों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो मैंने क्या सिखाया, अगर दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर को क्या कर दें हम लोग, एड अप कर देते हैं, और एन फैक्टर को एड अप करके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास है। तो एन फैक्टर अगर देखो तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे N1 प्लस N2 यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग, तो पहले वाले से एन फैक्टर 2 आया था, यहाँ पे कितना आया 6, तो टोटल कितना आ गया 8। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम लोग, EM निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर दोनों चीज का रिडक्शन होगा तो भी वहां पे भी दोनों जगह एन फैक्टर निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों एन फैक्टर को। क्लियर है बात। बोलिए बोलिए।
ठीक है, अब एक इक्वेशन दे, आप करके बताएंगे, कोशिश करेंगे। अगर रिएक्शन हो रहा है रेडॉक्स, तो क्या करना है आपको, मोलर मास डिवाइडेड बाय N1, मोलर मास डिवाइडेड बाय N2। एक को ऑक्सीडेशन वाला मान लीजिए, एक को रिडक्शन वाला मान। अगर सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन मिल रहा है, दोनों का अलग अलग एन फैक्टर निकालो, मोलर मास में N1 से डिवाइड करो प्लस मोलर मास में N2 से डिवाइड करो। अगर केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो दोनों का एन फैक्टर निकाल के N1 प्लस N2 कर दीजिए, और क्या होगा आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाई उस नंबर से डिवाइड कर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करिए आप, तो मैं देखती हूँ आप कर पाते हैं कि नहीं। KClO3, बस उस बात पे ध्यान रखिएगा कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसका पूछा जा रहा है। 3KClO3 प्लस 3H2SO4, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका KHSO4 प्लस HClO4, KHSO4 प्लस HClO4 प्लस ClO2 प्लस H2O, ClO2 प्लस H2O। इसमें आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ KClO3, इसमें निकालना है आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ KClO3, इसका निकालना है। पहले रिएक्शन को पहचान लीजिए, KClO3 का निकालना है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिए, पोटेशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट है, इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता किसी भी रिएक्शन में, इसलिए इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। लिखवाया कहीं, स्पेक्टेटर आयन। ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज, ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, जैसे पोटेशियम का, सोडियम का, रुबेडियम का, सीजियम का, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं, हमेशा +1 रहता है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे ना कि सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। दो टाइप अभी आपको सिखाए, तो दोनों टाइप में से चेक करिए कि कौन सा वाला टाइप है ये, कहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो KClO4 चेंज हो रहा है HClO4 में, और KClO3 चेंज हो रहा है HClO4 में, और KClO3 चेंज हो रहा है ClO2 में। Cl के दो कंपाउंड दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, और KClO3 का आपको निकालना है, तो ये दो चीजें दिख रही हैं, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके देखिए Cl का, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं है कहीं।
KClO3 में पहले Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर HClO4 में निकालेंगे, फिर ClO2 में निकालेंगे, ऑक्सीजन का -2 लेंगे, पोटेशियम का +1, हाइड्रोजन का +1, पहले सबका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालोगे ना, हाँ फिर चेंज निकालो, क्या ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, हाँ चेक कर लीजिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन आना चाहिए। मुझे तो मालूम है, मैं इसलिए लिख के नहीं बता रही हूँ कि आप भी तो चेक करना सीखो, आप भी तो ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकालना सीखो। ऑनलाइन से आंसर आना चाहिए अब की बार, कोशिश कीजिए। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताना है। मैम ऑक्सीडेशन नंबर KClO3 का नहीं, KClO3 में Cl का, KClO3 5 है और HClO3 में Cl का 7 है और ClO2 में Cl का +2 है। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे निकालोगे तो +5 आएगा और यहाँ पे निकालोगे तो +4। तो Cl की एक बार ऑक्सीडेशन नंबर 5 से 7 हो रही है और एक बार क्या हो रही है 5 से 4 हो रही है, तो एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, और ये कौन सा प्रोसेस है, हाँ बोलो, m/2 + m/1, ठीक है निकालिए, यही आ रहा, बाकी लोग भी निकाल लो। n फैक्टर, Cl एक ही है इसलिए एक ही Cl में चेंज देखेंगे, KClO3 का फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें एक ही Cl है ना, तो एक Cl के हिसाब से चेंज देख लो। हाँ दोनों में चेंज देखो, दोनों रिएक्शन, इसमें +5 से +7 हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, और यहाँ के लिए चेंज कितना आएगा, चेंज कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का, तो यहाँ पे n फैक्टर n1 क्या हो गया 2, क्लियर है बात। दूसरे वाले रिएक्शन में +4 से कितना हो रहा है, +5 से +4, तो रिडक्शन हो रहा है और चेंज कितने यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है 5 से 4, तो इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर दूसरे वाले स्टेप में क्या आ गया 1। अब सिंपल है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 प्लस मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, कोई समस्या, m + m/2 तो 3m/2 आ जाएगा टोटल में सॉल्व करेंगे तो। ऑनलाइन में आया बच्चों को, डिस्प्रोपोर्शनेशन था, किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, -2 है, KHSO4 में भी -2 है, HClO4 में भी -2 है, ClO2 में भी -2 है, H2O में भी -2 है, चेंज ही नहीं हो रहा, हर जगह ऑक्साइड फॉर्मेट है, कोई और बॉन्ड बना ही नहीं रहा, 2 ही बॉन्ड बना, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल हमने किसके कर लिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन के कर लिए। रेडॉक्स का कौन सा कराया था, रेडॉक्स का कोई कराया जिसमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन चलो एक और किया जाए क्वेश्चन,
ऑनलाइन में बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? बच्चा पार्टी K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस .24H2O, फिटकरी बोलते हैं इसको, पोटाश एलम कहते हैं इसको। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। सॉल्ट है एक, ये क्या है? एक सॉल्ट है। इसका निकालना है इक्विवेलेंट मास। सॉल्ट के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको? सॉल्ट के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया था? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं। हंसी मत उड़ाइए उसकी आप लोग, हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? सॉल्ट के लिए फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। जब वो सॉल्ट टूटेगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज रिलीज होगा। अब हमने जो एग्जाम्पल दिया था उस समय वो तो सिंपल दिया था कि जैसे मान लो CaCl2 टूटता है तो Ca+2 बनाता है, 2Cl माइनस बनाता है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? +2। तो अगर CaCl2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, बड़ा सा फॉर्मूला दे दिया गया, तो अब बड़े से फॉर्मूले के साथ भी हम लोग डील करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा देखते हैं। K2SO4 Al2SO4 किस तरीके से टूटेगा देखते हैं। सॉल्ट के लिए फिर हमको क्या देखनी पड़ती है? सॉल्ट ब्रेक कैसे हो रहा, उसमें है क्या सवाल है क्या? सवाल को ही क्वेश्चन कहते हैं बहन, लिख लो। अच्छा कंफ्यूज मत हो। सवाल है, क्वेश्चन है। इसमें जो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इससे कोई लेना देना नहीं। सॉल्ट के इन पार्ट्स को तोड़ के देखेंगे। K2SO4 जब टूटेगा तो देखिए कैसे टूटेगा। ये टूटता है 2K प्लस और SO4 -2 में, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे अपने को? इसके पॉजिटिव चार्ज। Al2SO4 होल थ्राइस जब टूटता है तो ये टूटता है 2Al प्लस 3 में और 3SO4 -2 में। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। इस पोर्शन से भी अपने को इन दोनों पोर्शन से नेगेटिव चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया अगर यहाँ से देखें, एक पोटेशियम पे +1, दो पोटेशियम पे कितना चार्ज हो गया? +2। एक एल्युमिनियम पे चार्ज है +3, तो दो पे कितना हो जाएगा? प्लस का 6। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया? प्लस का 8। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। हाँ पूरे कंपाउंड का। तो H2O का मोलर मास लेंगे, पूरा मास तो पूरा लेंगे। हाँ पर इसमें उसको नहीं तोड़ना है, उससे मतलब नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या बात कह रहे थे और आप क्या कह रहे थे? ठीक है, हो जाता है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, गलत आंसर नहीं देंगे तो सही भी नहीं देंगे।
गलत दे रहे हैं इसका मतलब सही देने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और जब आप बोल नहीं रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है। आंसर तो देना ही चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मालूम नहीं है और बोलते ही जा रहे हैं। तो मैम ने बोला ट्राई करना है तो बस ट्राई करना। हो गया। अब निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। अब वो एक अलग वाला बता देते हैं। रेडॉक्स में निकालना सीख गए आप, डिस्प्रपोर्शनेशन में निकालना सीख गए। अगर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो दोनों स्टेप में तो भी सीख गए Cu2S वाले एग्जांपल से। अगर रिडक्शन होगा तो भी वही बात होगी, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे मोलर मास। और एक ही हमने सिंपल सॉल्ट का सीख लिया है ना। अब मेरे ख्याल से कर लेंगे, आपको दिक्कत ना आने वाली है। चलिए, एसिड के लिए आपको क्या सिखाया था, एसिड कितने H+ दे रहा है वो देख लीजिए, उसको बेसिसिटी बोलते हैं, और मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से, तो एसिड का इक्विवेलेंट मास निकल। बट अगर आपको कोई रिएक्शन दी हुई है तो आप देखिए उस रिएक्शन के थ्रू कि कितने H+ उससे निकल रहे हैं। रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, कैसे देखेंगे उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं। किसका निकालना चाह रहे हैं, एसिड का। एक रिएक्शन के थ्रू निकालते हैं। एग्जांपल है Na2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 गैस Na2SO4 बन रहा है, Cr2SO4 होल थ्राइस बन रहा है, और पानी बन रहा है H2। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया है दो कंपाउंड है और दोनों में से तीसरा कंपाउंड जो है वो क्या है, H2SO4 है। आपको निकालना है H2SO4 का इक्विवेलेंट। ठीक, तो जैसे ही एसिड की बात आए आप रिएक्शन में देखिए कि H2SO4 से सारे H गायब हो रहे हैं या नहीं। रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में केवल H2SO4 में H है, और राइट हैंड साइड में ये H2SO4 में सल्फेट इसका गायब हो जा रहा है। Na2SO4 के साथ सोडियम के साथ सल्फेट चला गया, और हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, पानी के फॉर्मेट में चला गया। इसका मतलब इसने दो अपने हाइड्रोजन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन लूज कर रहा है, 2H+ लूज कर रहा है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। और बेसिसिटी ही इस केस में क्या काम करती है, n फैक्टर। तो H2SO4 का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो 98 आता है, आंसर विल बी 49। एसिड के लिए रिएक्शन दी हुई है तो आप रिएक्शन से देखेंगे, नहीं तो आपको बेसिसिटी क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि H2SO4 का 2 होता है। मान लीजिए किसी रिएक्शन में लिख करके दे रहा है कि H2SO4 एक ही H+ लूज कर रहा है, दो नहीं लूज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी क्या लेनी पड़ेगी, हमको 1 लेनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर सेंटेंस में लिख दिया उसने, लैंग्वेज में लिख दिया क्वेश्चन में कि वो केवल 2H ना लूज करके कितने H लूज कर रहा है, एक, तो फिर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। जब n फैक्टर 1 होता है तो EM और मोलर मास इक्वल। ठीक है,
वही गया बस, H तो वही गया, सल्फेट यहाँ आ गया इसका सोडियम के साथ, उस सोडियम के साथ सल्फेट कंबाइन कर गया और दोनों H कहाँ पे आ गए, पानी में आ गए, यानी टूट गया, दो H गायब हुए, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किए। पॉइंट क्लियर है? हाँ नहीं, अभी एक बात मैंने बताई ना लास्ट में कि अगर किसी क्वेश्चन में लिख दे, हाँ अगर गिवन नहीं है सेम ही रहे, रिएक्शन इसलिए दी जाती है कि रिएक्शन से आप चेक करें, ठीक है, क्लियर? तो अब क्या बताना है आपको, नोट हो गया सबका? अब आ गया आपका कौन सा केस, ठीक है, नीट के पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, आई डोंट थिंक कि ये नीट में आएगा, ये जो लास्ट वाला बता है ना, फिर भी पीवाईक्यू एक बार देखेगा, मैं भी देख लूंगी। कॉपर, पर ऐसा नहीं है आपको समझना नहीं है, समझ लीजिए, इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना, आराम से समझ लीजिए। 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 3CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O बनता है, ठीक है। अब इसमें निकालना है आपको HNO3 का इक्विवेलेंट मास, किसका पूछा गया है, HNO3 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, ठीक। अब फोकस करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कॉपर यहाँ पे था, HNO3 का निकालना है तो कॉपर पे ध्यान नहीं देते, H पे ध्यान दें, N पे, O पे, HNO3 कहाँ कहाँ जा रहा है उस पे देखते हैं। HNO3 बनाता है कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि N इसमें भी है N इसमें भी है, और HNO3 दूसरी रिएक्शन में क्या बना रहा है, NO बना रहा है, नाइट्रोजन वहां जा रहा है, दो जगह पे जा रहा है नाइट्रोजन। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में हमको HNO3 अगर देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालते हैं, HNO3 में नाइट्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का X मान लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का, नाइट्रोजन का कितना आ गया, प्लस का, ठीक। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे NO3 फॉर्मेट में है और यहाँ पे भी नाइट्रेट, ये जो है NO3 फॉर्मेट में है, NO3 बोलते हैं, NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट। अगर फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे है ये NO3 माइनस के फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, H इसके साथ अटैच हुआ तो इसका नाम क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड, पर तोड़ोगे तो ये टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस है, मतलब इसका फॉर्मेट है NO3 माइनस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टूटेगा तो बनाएगा 3Cu प्लस 2NO3 माइनस, यहाँ पे भी इसका जो फॉर्मेट है वो नाइट्रेट का ही है। किसी एलिमेंट का अगर फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, नाइट्रेट से नाइट्रेट में ही जा रहा है, तो जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है वही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी आएगी, सेम टू सेम आएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, नाइट्रोजन की प्लस, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी +5 थी, यहाँ पे भी क्या है +5 है, इसका मतलब कोई चेंज तो
नहीं आ रहा। अब दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पे +5 थी और NO में देखते हैं NO में कितनी होगी। यहाँ पे थी +5 और NO में अगर निकालेंगे तो आएगी प्लस का 2। कहाँ पे? हाँ 3Cu+2। नाइट्रोजन का कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर? +2। अब ध्यान से देखो, अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो 8 HNO3 थे, यानी कि HNO3 के 8 मोल थे, जिसमें 8 H+ के मोल थे और NO3- के कितने मोल थे? 8 थे। इस रिएक्शन में अगर देखो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो यानी कि इस कंपाउंड में कितने NO3- हैं? 6 NO3- है, 6 मोल्स ऑफ NO3- है। तो ये जो 6 NO3- है, इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया ही नहीं। यहाँ पे कितनी थी? +5 नाइट्रोजन की, यहाँ पे भी कितनी है? +5 है। हमने मोल कितने लिए थे? 8 लिए थे। इसमें से 6 में तो कोई चेंज आया ही नहीं। 2 में क्या आया? चेंज आया। 2 नाइट्रोजन में क्या आया? चेंज आया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कितने का चेंज आया है। +5 से क्या बन रहा है? +2। तो यहाँ पे चेंज कितने यूनिट का है? चेंज कितने यूनिट का आ रहा है? +5 से +2 में चेंज कितने यूनिट का है? 3। केवल 3 यूनिट का चेंज आया। 8 को 8 HNO3 से बस हमें ये मदद मिली कि हमने देखा 8 NO3 से 6 NO3 यहाँ पे आ रहे हैं और 2 क्या बना रहे हैं? 2 NO बना रहे हैं, जिससे हमने देखा NO3 सेम फॉर्मेट है, तो इसका मतलब 6 NO3- 6 NO3- इधर भी है, सेम फॉर्मेट है, मतलब 6 NO3- में तो कोई चेंज, 6 नाइट्रोजन एटम में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, केवल 2 नाइट्रोजन एटम में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। 2 मोल्स में ही चेंज आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आपको निकालना होता है इक्विवेलेंट मास, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? जहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है वहां पे मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 ले लेते हैं, और जितना चेंज आ रहा है वहां पे वो चेंज कंसीडर। ये स्पेशल केस है, अलग ही रूल है। जहां पे चेंज नहीं आ रहा है, मोल से मतलब नहीं है कितने मोल है, चेंज नहीं आ रहा है ना, तो क्या ले लेंगे? जहां चेंज नहीं आ रहा है वहां के लिए m ले लो, और जहां पे चेंज आ रहा है प्लस में करके m डिवाइडेड बाय जितना यूनिट चेंज आ रहा है। 3 का चेंज आ रहा था, 3 का। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल ये याद रखो, ये थोड़ा अलग सा केस है, आता कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और ही आपको डीप देखना पड़ता है, इतना एनालाइज कम ही कराते हैं। मेंस और नीट में तो नहीं आए, एडवांस में आ जाए तो आ जाए, मेंस और नीट का तो नहीं है। इसके पहले वाले तो आएंगे, ये केस की बात कर रही हूँ, इस केस की जिसमें आपको इतना 6 मोल वो डिसाइड करना पड़ा, 2 मोल अलग से डिसाइड करना पड़ा, तो ये केस नहीं आता इन जनरल। मैंने नहीं देखे अभी तक इसके क्वेश्चन, ये क्योंकि अलग है तो स्पेशल है, तो लगता है कि कभी शायद टीचर की मर्जी आ जाए तो एडवांस में बना, भरोसा नहीं है।
ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करके आए हैं? एनसीईआरटी करके आनी थी ना? ऋषिका करके आई है। आज की रेडॉक्स की क्लास तो हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? शीट डिस्कशन वो करेंगे, एनसीईआरटी डिस्कशन।